हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि आप यहां पर ये लोगो देख रहे हैं, हाउ टू लर्न का लोगो है। तो यदि आप लोग आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, आरआरबी एएलपी 9/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर पूछा गया है उसके हम यहाँ पर रीजनिंग और गणित, ठीक है, रीजनिंग और ये गणित है, इसका मैं पेपर यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आपने वहां पर देखा होगा 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आधा पेपर। ठीक है, तो वो आधा पेपर जो है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में सारे सॉल्व कराऊंगा। कुछ वहाँ पर मेथड भी होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उनकी भी बात करूंगा, शॉर्ट ट्रिक की बात करूंगा। तो इन सभी को हम वहाँ पर समझते हुए चलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया और आपको समझ आया है, तो आपसे मेरी एक गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि आप यहाँ से तैयारी कीजिएगा, आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ से मिलेगी। चलते हैं बिना समय यहाँ पर वेस्ट किए आपका, मैं अब बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन पे रहता हूँ, कहीं इधर उधर की मैं कोई बात नहीं करता हूँ। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे बिना किसी बात के। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर वन है, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये चीज है, इसको कहीं ना कहीं इन्होंने मूव किया है, 90 डिग्री, 80, 180 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी मूव किया है, और मूव करने के बाद यहाँ पर ये चार आकृतियां दी गई हैं। कह रहा है सेम आकृति किसमें है। तो देखो सेम आकृति की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पूरी एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये भी है और यहाँ पर ये लाइन भी है, तो ये ऑप्शन गया। यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पर ये तो मिल जाता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ भी एक लाइन है। अब यहाँ पर देखो दो हमारे कहीं ना कहीं ये देखो छोटे छोटे ये वाले जो रेक्टेंगल हैं, दो रेक्टेंगल आमने सामने हैं रिवर्स में। आमने सामने का मतलब इसके सामने नहीं, इसके डायगनल है। अगर दो यहाँ पर है तो दो यहाँ पर है। यहाँ पर दो देखोगे, यहाँ पर आपको दो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो आपको छोटे वाले स्क्वायर नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ बचा ए और डी, ए और डी में कौन सा सही होगा। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये वाला है, इसमें तीन तो ये बड़े बड़े हैं, लेकिन एक जो बड़ा वाला है उसके दो पार्ट होंगे, एज इट इज यहाँ पर तीन तो ये बड़े हैं और उसमें एक दो पार्ट कर दिए। यहाँ पर आओगे तो देखो आपके चार के चारों बड़े हुए हैं, यहाँ पर जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये सही हो जाएगा। आपके एक दो तीन तो बड़े हैं और ये देखो दो छोटे डिवाइड हो गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर डी है, अब ये डी किस ऑप्शन में है वो चेक करना रहेगा, उसको बड़ा ध्यान से रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ डी था, वहां गए डी पता लगे, आपने डी फोर्थ नंबर लगा दिया, तुरंत ए आंसर सही हो जाए। ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन थर्ड वाले में डी दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, क्योंकि आपका जो वहां पर जो आकृति थी वो डी आकृति थी, वो वाली आपकी वहां पर सही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलूं, जो 29/6 है, इसको आप 30/6 कर लो। ठीक है, 30/6 ग्रेटर देन 43 है, इसको 43 को आप, मैं तो कहता हूं इसको 48 मान लो, देखो आंसर तब भी आएगा। अगर ये आपने 48/12 ले लिया तो देखो, अब आपका यहाँ पर क्या, 6 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 5 ग्रेटर देन 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 4 जा, तो ये आपका जो 5 है इस 4 से बड़ा है, यानी बिल्कुल सही मैच कर रहा है। यहाँ पर आओगे, ये तो रिवर्स लगा दिया भाई, यहाँ तो ये बड़ी वैल्यू आएगी। अगर एक्चुअल में इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 29 बाई अगर हम 6 करें तो ये कितना आंसर मिलेगा, 6 4 जा 24, बचेगा 5 50 हो जाएगा, 6 8 जा 48, बचेगा 2 यानी 20, 6 3 जा अगेन 6 3 जा यानी 4.8383 चलता जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 43 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36, 36 में यहाँ पर मेरे पास बचेगा कितना, 7 70 हो जाएगा, पॉइंट लगा लो। फिर कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, क्योंकि 72 ज्यादा, 12 5 जा, तो ये 3.5 आया। तो कहीं ना कहीं देखो ये आपका ग्रेटर देन है, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, छोटी तो हो नहीं सकती, बराबर भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये बराबर, हालांकि यहाँ पर इन्होंने 53 लिया हुआ है, 53 को भी अगर हम सॉल्व कर लें तब भी देखो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर ही चुके हो इसके बराबर। अगर इसकी वैल्यू 4.83 आ जाती तो बराबर होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 12 4 जा 48,
48 यहाँ पर बचेगा 5, 50 हो जाएगा। अगेन आपका यहाँ पर 4.4, लेकिन यहाँ पर तो 4.8 है, तो यहाँ पर ये बराबर हो ही नहीं सकता, तो आपका ये भी गलत, यानी सारे ऑप्शन गलत, ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया है, एक पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एस टी, फिर टी यू, फिर जो इसका लास्ट लेटर है वहीं आप फर्स्ट बना दिया यू वी, वी डब्ल्यू, तो अब यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, ये आपका आंसर बनेगा नेक्स्ट। तो डब्ल्यू एक्स के लिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया, तपस को केक का 1/2 भाग मिला। तो देखो यहाँ पर कौन कौन है, तपस, अवि और ऋषि, 3 लोग हैं, इनको 1/2 भाग मिल गया, ठीक है। इनको कितना मिला, 1/3 भाग मिला। अब कह रहे हैं इनको कितना मिला होगा, भाई जो भी पार्ट होता है वो अपने आप में पूरा एक होगा, तो केक पूरा का पूरा एक आया था, उस एक में से अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक में से आपने क्या किया, आधा भाग है वो आपने किसको दे दिया, तपस को दे दिया। अब जो आधा बचा है उसके 3 पार्ट अगर हम यहाँ पर कर लें, ऐसे 3 पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपने किसको दे दिया, इनको दे दिया। अब आपका बचा कितना, 2 बचा, बोलो 2 बचा है, और टोटल पार्ट यहाँ पर कितने ऐसे बन जाएंगे। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपको हमने समझाने के लिए बताया। तो एक चीज समझो, टोटल मेरे पास इसका अगर हम टोटल कर दें, तो इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, एलसीएम यहाँ 6 बन जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई 2 का इधर, ये 5/6 बनेगा, ये 5/6 बनेगा। इतनी बात क्लियर है, इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये 5/6 हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि टोटल आपका एक पार्ट था जिसमें से 5/6 पार्ट बढ़ चुका है, तो बचा कितना होगा, तो इधर भी आपका 6 आएगा, तो 6 और 6 यहाँ पर अगेन यहाँ पर आ गया, तो 6 बन जा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 आएगा, बोलो ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पर -5 करोगे, आंसर आपका आएगा 1/6। तो 1/6 भाग है जो कि इनको मिला होगा। क्लियर इतनी बात, यानी कि इन दोनों को मिला के 5/6 मिल गया, प्लस 1/6 उनको मिला, इनको अगेन ऐड करोगे तो 6/6 आपका आंसर देखो 1 आ जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का बनेगा वो आपका बन रहा है यहाँ पर कौन सा, 1/6, ये वाला बना। क्लियर इतनी बात, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और आपको हमने यहाँ पर पहले डायरेक्ट दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर निम्न में से पूछा गया तो हम नंबर आपको कौन से दिखाते हैं इसलिए। अपरिमेय का मतलब एक तरीके से इरेशनल ना कह के आप एक तरीके से यहाँ पर ये समझ सकते हो, ऐसा कौन है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। तो अब देखो इसकी वैल्यू है, ये रूट में ही रहेगी, रूट से हम बाहर निकाल नहीं सकते, जैसे कि √2 होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो √2048 है, ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, और स्क्वायर के बाहर नहीं निकला, तो इसको हम p/q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते भाई, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल हो जाए क्योंकि p/q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा किसका, ये आपका 32 का स्क्वायर होता है, ये 49 का स्क्वायर होता है, और ये 64 का स्क्वायर होता है, और ये है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपका जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो आप इसको 2048 इसको बाहर ही नहीं निकाल पाओगे, इसको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। सबसे उपयुक्त शब्द हमको चुनना है, तो अभी हमें शब्द यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये जो चीज है ये हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सीलेंस कोई अवार्ड होता है, वो हम जब जीतते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे एक बैज मिलता है, या कह लो हमको जो, अरे क्या होता है इसको, हाँ, तो इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं एक मेडल के तरीके है, कि यानी आपको मेडल मिला, दूसरा आपको कप मिला, यानी कोई आपने सीरीज जीती, कोई मैन ऑफ द मैच मिला तो कप मिला। यहाँ पर आप रनिंग में थे तो आप फर्स्ट आए, फिर कोई सेकंड आया और कोई थर्ड आया, तो तीनों जगहों के लिए हमको कोई एक यहाँ पर शब्द यूज करना है। वो कौन सा शब्द है, अब देखो ये आपको दिए गए, क्या ये आपको कहीं ना कहीं ये डिनोट करते हैं कि पुस्तकें हैं, बिल्कुल नहीं, शादी कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, सेलिब्रेशन है, आपने मेडल जीता तो सेलिब्रेट करते हो, कप आपने जीता तो आप सेलिब्रेट करते हो, और आपने विनर किया है किसी रेस में या किसी में, तो आप सेलिब्रेट करते हो। तो तीनों के तीनों हैं ये सेलिब्रेशन
को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो देखो, अब देखो यहां पर ये क्या है कि आपका टोटल जो राशि है वो 942 हो जाती है। इसमें आपका क्या क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। अब देखो पहले तो हम आपको इसको अब पूरे तरीके से बताते हैं एक्चुअल में कैसे करोगे, फिर आपको इसका हम शॉर्टकट बताते हैं। पहले आपको तरीके से बता देते हैं एक बार, उसको पहले ध्यान से समझो। यहाँ पर आपका जो ये है 942, जो 942 है ये आपका अमाउंट है, और अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे, अमाउंट जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे पीआरटी अपॉन 100 वाला वही लगा देता हूँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस पी आर टी अपॉन 100, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा जो इसकी हम बात कर रहे हैं। ये बराबर है किसके, 942 के। ठीक है, ये अगर 942 के बराबर है तो अब आ जाओ यहीं पे इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये तो आपका पी है, प्लस यहाँ भी आपका पी पता नहीं है, इंटू आर, आर कितना दिया गया 9.5, यहाँ पर रख दो 9.5, इंटू टाइम, टाइम कितना है 6 वर्ष है, टी 6 आ गया, और अपॉन में हो जाएगा कितना यहाँ पर 100, ये बराबर किसके है 942 के। ठीक है, अब इसको अगेन सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, पी प्लस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 6 पंचे ये बन जाएगा 30, कैरी 3 हो जाएगा, और 6 9 जा 54, 57, यानी आपका ये बन जाएगा इंटू पी 57 पी अपॉन 100 इज इक्वल में 942। ठीक है, अब देखो ये पी और इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 का पी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा 100 पी प्लस 57 पी अपॉन 100 इज इक्वल टू 942। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट इतने में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो 100 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 पी प्लस 57 पी ऐड करोगे तो ये बनेगा 157 पी इज इक्वल टू 942 इंटू 100। ठीक है, पी की वैल्यू हम निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 942 इंटू 100, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 157। ठीक है, अब देखो जो 157 है यहाँ पर, इससे हमको इसको डिवाइड करना 942 को। तो हम देखो लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट होती है ऐसे पे, यूनिट डिजिट को यहाँ दोनों जगह छोड़ दो, 15 से डिवाइड करने को 94 में कोशिश करो, 15 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हो, लगभग 6 बार। और अगर हम 6 बार करेंगे तो 7 की टेबल में भी देखेंगे 7 6 जा 42 यानी 2 आता है, बिल्कुल सही है, यानी कि आपको ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 इंटू 100 करोगे आपको यहाँ मिल जाएगा कितना 600। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो यहाँ पर पी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 600 होगी। तो ये तो आपने अभी यहाँ पर इतना सारा सॉल्व किया तब आया। इसी को देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, जो आपका सेकंड यहाँ पर मेथड है, ये तो आपका हो गया था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या था, वही जो आपका रेट है और जो टाइम है, रेट और टाइम होता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो होता है वो ऑलवेज 100 होता है, 100%। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमारा आता है जो आपने पैसा लगाया वो आपने कितने टाइम के लिए और किस परसेंट से, तो 9.5% की रेट से 6 साल में, तो 100% ये तो हाई है, प्लस यहाँ से ये परसेंट वाली वैल्यू थी ये कितनी निकल के आएगी, ये 57% निकल के आएगी, यानी कि जो टोटल वैल्यू है 157% की वैल्यू थी 942। आपको यहाँ पर निकालना क्या था 100% की, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 942 डिवाइड में यहाँ पर आ जाता कितना 157, और यहाँ पर इनटू में हो जाएगा 100। ठीक है, अगेन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 6 बनेगा, 6 इंटू 100 करोगे तो आपका यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी बनेगी, आपकी यहाँ पर 600 बन जाएगी। क्लियर है, किसी को इतने में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है देखो 600 यहाँ पर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 15,000 का निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 6 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो देखो यहाँ पर कौन कौन है, उमर है और आपका अविनाश है। ठीक है, इसने कितना पैसा लगाया था, इसने 10,000 रुपये लगाया, इसने 15,000 रुपये लगाया। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर बोल क्या रहा है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद, तो यहाँ पे मैं अविनाश की अगर बात करूँ, टोटल बिजनेस 1 साल के लिए चला है, ये 8 महीने ही अपना पैसा बिजनेस में लगाया और उसके बाद बिजनेस छोड़ दिया, वापस ले लिया अपना पूरा पैसा। और पूरा 1 साल चला, तो पहले 12 मास बास मतलब मास मतलब महीने के लिए लाभ दोनों किस अनुपात में डिवाइड होगा, और इसने पूरा साल के लिए मतलब पैसा लगाया होगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट आता है। आपने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया है, उस रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज हमने करी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसके 3 जीरो और इसके 3 जीरो हटा दो, क्योंकि रेशियो बनाएंगे, रेशियो में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। 12 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 120 आएगा, ठीक है। और इधर 15 इंटू 8 करेंगे, तो 15 इंटू 8 करेंगे, ये भी आपका 120 बनता है। तो 120:120 मीन्स 1:1, यानी 1:1 का रेशियो। 1:1 में आप ये भी बोल सकते हो 50-50, यानी आधा आधा दोनों को मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 1:1 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। रिंग मतलब ये आपको अंगूठी है, ठीक है। अंगूठी किस में पहनी जाती है, अंगूठी हाथ की उंगलियों में पहनी जाती है। तो यहाँ पर अंगूठी उंगलियों में पहनी जाती है। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ताज है, मुकुट है, ठीक है। ताज या मुकुट किस पे पहना जाता है, सिर पे, यानी हेड पे, ठीक है, हेड पे पहना जाता है। तो अगर इसके हम ऑप्शन की यहाँ पर बात करें, तो देखो पहला, ताज हाथों में तो पहनते नहीं, ताज पैरों में तो पहनते नहीं, ताज चेहरे पर भी नहीं पहनते। ये देखो यहाँ पर चेहरा दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ये हेड है, हेड, यहाँ पर आपको ये हेड मिला। तो यही कंफर्म आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, एक दोनों अंक उसके x और y हैं, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि x इंटू वाई करो और इसका इंटू 3 करो, तो आपको जो संख्या है वो यहाँ पर एक्स वाई मिल जाए। दैट मीन्स अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल लूँ, कोई नंबर मान लो यहाँ पर है 55 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, चलो एक्स वाई आपको लग रहा होगा हमने सेम ले लिया, 56 ले लिया। तो यहाँ पर 5 इंटू 6 और इंटू करा दो 3, तो 5 इंटू 6 ये 30, ठीक है। ये 30 इंटू 3 हम अगर कराएंगे तो हमको तो आंसर मिलेगा 90, वो नंबर हमको तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो हमको ये देखना है। अब ये बेस्ड ऑन ऑप्शन होता है। तो देखो ऑप्शन पे यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर हम देखते हैं आपके कितने ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप अगर 12 दिया गया तो क्या करो, 1 इंटू 2 अगेन इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 6, यहाँ पर तो नंबर 12 है, गलत हो जाएगा। 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 कराओगे 32, 32 इंटू 3 करोगे 96 मिलता है, यहाँ 48 ही है। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 करोगे तो आपका ये 24 मिलता है, और यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24 है, यही आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात। नेक्स्ट, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। ये चीज हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। पहला देखो क्या करा है, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, ठीक है। रहने लायक स्थान नहीं बचा है और उनके जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। जीवन स्तर मतलब वो कम से कम जीवन जी रहे हैं। तो पहला वाला यहाँ पर कह रहा है सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब पुनर्योजना बनाओ ताकि शहर विकसित हो सके, विकास शहर का हो सके, लोग के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं गिरावट ना आए, बढ़ोतरी हो और रहने के लिए स्थान हो। दूसरा कह रहा है सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने दे। क्यों बनाओ, अगर बड़ी मकान बने छोटे लोगों को दे दो, अगर दे सकते हो, गिरा करके बनाने में आप लॉस कर रहे हो। और यहाँ पर गिरा करके छोटे मकान बनाने और ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं करी, जनसंख्या और जीवन स्तर की बात करी गई है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पर निष्कर्ष सही होता है। तो केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसका वर्गमूल है, ये जो है ये किसका वर्गमूल है।
तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यूनिट डिजिट की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यूनिट डिजिट का मतलब है अगर जैसे 15,376 है तो यहाँ पर यूनिट पे 6 आया है तो ये जिसका स्क्वायर रहा होगा उसकी यूनिट पे क्या आएगा उसकी मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो अगर मैं यूनिट डिजिट की यहाँ पर भी बात करूँ तो आपको यहाँ पर समझना ये पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 एंड 8 ये 4 ऐसे नंबर हैं जो यूनिट पर कभी नहीं आते हैं, जो यूनिट पर कभी आते ही नहीं, चाहे किसी का स्क्वायर कर लो। यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेंगे। अगर किसी भी स्क्वायर में 2, 3, 7, 8 यूनिट पर मिल रहे हैं दैट मीन्स ये किसी के स्क्वायर हो ही नहीं सकते, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाओगे। क्लियर इतनी बात? तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं वन। वन किस किस में आता है? अगर हम वन की बात करें तो वन होता है ये या तो वन के स्क्वायर में वन आता है या फिर 9 के स्क्वायर में यूनिट पर वन आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 2, 3 तो आएगा नहीं, फिर हम चलते हैं 4। 4 किस किस में आता है? 4 हमारा 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में यूनिट 4 आता है। 5 किसके स्क्वायर में आता है? ओनली 5 के स्क्वायर में आएगा। 6 किस में आता है? ये आता है 4 और 6। 6 का स्क्वायर 36 तो यूनिट 6, 4 का स्क्वायर 16 तो यूनिट 6। 7, 8 आएगा नहीं, डायरेक्ट चलते 9। 9 किस किस में आता है? 9 या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या फिर 7 के स्क्वायर 49 में 9 यूनिट आता है। और 0 होता है उसके यूनिट हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर हो गई होगी इतनी बात? अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं आपका जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। ये यहाँ पर दिया गया है 15,376। 15,376 है, इसको हम यहाँ पर इसका करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो यूनिट पर यहाँ 6 है, 6 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? 4 और 6 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो 4 रहा होगा या फिर इसके जिसका स्क्वायर होगा उसमें 6 रहा होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर यूनिट से 2 डिजिट कैंसिल करना है। अब आपके पास 153 बचा है। अब ये देखना है जो 153 है ये कौन से दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो यहाँ पर 12 है जिसका स्क्वायर होता है 144 और आपका 13 है जिसका स्क्वायर होता है 169। तो 144 और 169 के बीच में आपका यहाँ पर 153 आता है, 153 आता है। अब ये देखना है कि 153 है 44 से कितना पास है? 44 और 153 में देखोगे तो आपको यहाँ पर कितना डिफरेंस मिलेगा? 9 का। 153 और 169 में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? 16 का। तो 153 144 के पास है या 169 के पास है? 144 के पास है। 144 के पास है मतलब छोटे वाले नंबर के पास है। तो यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है? 4। यहाँ से हम पिक करेंगे कितना? 4। अगर ये बड़े वाले नंबर के पास होता तो यहाँ से बड़ा नंबर पिक करते, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कितना? 4। और यहाँ पे जो आपका ये है इसमें ऑलवेज आपका जो दोनों नंबर होते हैं 12 और 13, यहाँ से आपको ऑलवेज छोटा नंबर इसके पहले रखना है जो कि आपका 124 हो जाएगा। तो जो ये स्क्वायर है ये किसका है? ये 124 का स्क्वायर है। तो वर्गमूल कितना आएगा? 124। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो 124 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पर हेल्दी है और हेल्दी का अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब क्षैतिज ऐसे होता है और वर्टिकल ऐसे होता है। मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल की बात करी है। अगर वर्टिकल की बात करता तो हम मिरर को ऐसे करके रखते हैं, लेकिन इसने अभी हॉरिजॉन्टल बोला है तो हॉरिजॉन्टल ऐसे करके रखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखा है तो इसकी इमेज नीचे बनेगी, यानी वाटर जब भी हॉरिजॉन्टल पूछे समझ लो वाटर इमेज पूछ रहे हैं। तो देखो एच तो आपका एज इट इज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ऑप्शन ये है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे एच रहेगा, तो यहाँ पर पहले में तीनों में वाई है, तीनों गलत करो, एक बचा टिक कर दो। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, भैया ऑप्शन आपके पास वहां पर रखे होंगे। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर तो तीनों में वाई रखा था, ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं, होंगे ही नहीं। और यहाँ पर लास्ट में वाई है तो लास्ट में वाई होना चाहिए, यहाँ सब में एच है, तो ये तीन के तीन ऑप्शन सारे गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। कार्यशाला मतलब यहाँ पर वर्कशॉप। ठीक है, यानी कि वर्कशॉप में क्या, जो टीचर होते हैं उनको जो वर्कशॉप्स होती हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, उनमें वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप देखो किस लिए करी जाती है? वर्कशॉप करी जाती हैं जो हमारे कहीं ना कहीं
जो नई-नई चीज़ें होती हैं, नई-नई सर्चेज़ हो रही होती हैं, जो चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, तो अपडेशन के ऊपर और वो चीज़ें जो होती हैं ना प्रयोगशाला में कई नई चीज़, तो उन पे जो नई चीज़ें होती हैं, रिसर्च होती है, उन रिसर्च के बारे में वर्कशॉप होती है। तो यहाँ पर टीचर मस्ट अटेंड वर्कशॉप, क्या उनको भाग लेना चाहिए? फर्स्ट नंबर है वर्कशॉप अपडेट्स टीचर, यानी वर्कशॉप है, कार्यशाला है, वो अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है, मतलब अपडेट करती है उनके नॉलेज को। भाई कई सारी चीजें होती हैं, अपडेटेड आती रहती हैं, नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं, तो ये वाली बिल्कुल बात सही है कि टीचर को वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए ताकि उनका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं अपडेटेड रहे। ठीक है, दिन पर दिन हर चीजें कहीं ना कहीं देखते होगे, नई चीजें आती जाती हैं, तो अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। दूसरा, कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं, यानी वर्कशॉप किल टाइम, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, बर्बाद नहीं करती हैं। अगर आप पहली बार कोई वर्कशॉप है अटेंड कर रहे हो, पहली बार कोई चीज देख रहे हो, तो वो समय बर्बाद नहीं करती है। हाँ, वही चीज आप 2 बार 3 बार 4 बार, पता लगे 10 बार देख रहे हो तो वो आपका वहां पर समय बर्बाद होता है। तो पहली बार देखने के लिए नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। केवल अनुमान, फर्स्ट ही निहित है, फर्स्ट इज इम्प्लीसिट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, उत्तर आकृति है, चयन करिए, प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान पर उपयुक्त कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पर कितने आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर चार चार, एक सर्किल है जिसमें 4 डैश है, यहाँ पर 3 डैश है, 2 डैश है, यानी 4 3 2। यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, 3 2 4, यहाँ पर क्या है, 2 आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर अब कितने डैश आने चाहिए, इसकी जगह 3 डैश आने चाहिए। 3 डैश के लिए इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है। अब कहोगे यहाँ पर डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी अगले पेज पे रहा होगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके फिर नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला भी जो भी ऑप्शन रहा होगा वो गलत हो जाएगा। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी मोड मीडियन। ठीक है, ये आपको अगर यहाँ पर दिया जाए, तो देखो इसका एक तो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट जो बता रहे हैं वो अगर आप याद कर लोगे, यहाँ पर समझ लोगे जो हम यहाँ पर अभी बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज इसका जो मेथड है पूरा, वो भी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया है मीडियन एंड मीन के बीच का डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी मोड और मीडियन का जो डिफरेंस दिया जाए, तो वो डिफरेंस अपॉन 2, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, मोड माइनस मीडियन, इसको अपॉन 2 कर दो, और मोड माइनस मीडियन का डिफरेंस कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना 2, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 टिक करो निकल जाओ। ये तो तरीका आपका है शॉर्टकट वाला, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इसका क्या तरीका है उससे भी समझ लो, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो देखो यहाँ पर मोड बराबर होता है, अगर हम यहाँ पर उस पे जाएंगे कॉन्सेप्ट पे, तो मोड इक्वल टू होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसके बराबर होता है मोड। तो अब देखो आपको यहाँ पर मोड और मीडियन का ही तो डिफरेंस दिया गया था, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें मोड माइनस मीडियन, ठीक है, ये इक्वल टू आपको 2 दिया गया था। मोड की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करा दें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन, ये है किसके, 2 के बराबर। अब देखो 3 मीडियन से 1 मीडियन जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 2। अब ये मल्टीपल में है, तो यहाँ पर आपका बचेगा मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 2/2, आंसर आपको अगेन 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 2/2, जब भी कभी मान लो डिफरेंस यहाँ पर 12 होता, तो हम क्या करते, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर मीडियन माइनस मीन 6 आ जाता आंसर।
ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। आप इस ऐसे भी करेंगे तो भी आएगा, अदरवाइज इतना करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि ये होता है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो, बस यहाँ पर ये ट्रिक यूज करो और निकल जाओ। चलिए, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत करके एक टैग लाइन है, अपने शहर को साफ रखें। ठीक है, इसलिए टैगलाइन यूज करेगी स्वच्छ भारत, अपने शहर को साफ रखें। अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मतलब यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं मिली है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तरीके से पहला, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। भाई देखो, इसमें इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो साफ नहीं रखना चाहते हैं। प्रतिक्रिया नहीं मिली है तो इससे ये नहीं है कि वो साफ सफाई नहीं रखना चाहते। यहाँ पर कहीं गंदगी की बात नहीं करी गई है कि साफ साफ सफाई वहां पर नहीं करना चाहते हैं, गंदगी पड़ी है। हो सकता है वहां पर ऑलरेडी साफ सफाई हो। ठीक है, दूसरा है एसोसिएशन अभियान में असफल रही है। ये बात बिल्कुल आपके यहाँ पर सही है, ये असफल रहे हैं, ये हमारे उससे क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं मिली है जैसा वो चाहते थे, तो जिस तरीके से वो सामने वालों से चाहते थे वैसा उनको नहीं मिला, तो वो असफल हुए, यही हम बोलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला ही आपका सही है। नेक्स्ट, कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही, मतलब कैसी रही का मतलब कितनी रही, हाउ वाज द सेल ऑफ द कंपनी ABC। तो पहले वाले में कह रहा है कंपनी ABC ने 75,000 साबुन बेचे, जो एक साबुन की कीमत थी 70 रुपए। तो अगर हम यहाँ पर 75,000 इंटू 70 अगर हम कर दें, तो आपको यहाँ पर कितने 4 जीरो तो ये मिल जाएंगे, 7 5 जा 35, 7 7 जा 59, 7 7 जा 49, 49 और 3 52। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा 52,50,000। अब देखो, इससे ये डिसाइड नहीं होता कि 52,50,000 इसी पे है, हो सकता है कि उसके पास साबुन के अलावा और भी कुछ हमारे पास हो प्रोडक्ट, तो उससे भी तो वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू आएगी, इसमें प्लस हो जाएगी, तब जाके टोटल पता चलेगा उसकी बिक्री कितनी हुई है। ठीक है, तो पहले से हमें आंसर नहीं दे सकते। दूसरा है, उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास, जो कंपनी ABC है उसके पास कोई और दूसरा उत्पाद ही नहीं है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं, दैट मीन्स उसके पास सिर्फ और सिर्फ साबुन है। अब जाके पता चलेगा कि हाँ भाई, यहाँ पर प्लस करने को कुछ है ही नहीं, क्यों, उसके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो बेचेगा किसको, उससे अर्निंग कहां से आएगी, प्लस कहां करोगे। तो यहां से क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर मैंडेटरी टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात क्लियर है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, अकेला आंसर कोई नहीं दे पाएगा। 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% साधारण वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर PRT अपॉन 100 लगा दो, PRT अपॉन जो 100 होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1600, इंटू रेट कितनी है 5%, इंटू टाइम कितना है 6 साल, डिवाइड में 100 आ जाएगा। 100 से ये कैंसिल, दोनों जीरो, 16 5 जा 80, 80 इंटू 6 करो 480, 848, यानी 480 रुपए 6 साल बाद आपको मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। दूसरा एक तरीका ये है, यहाँ पर 5% की बात कर रहा है, हम ये कैलकुलेशन ना करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो 1600 है अगर हम एक पॉइंट यहाँ लगा दें तो 160 बचा, ये वैल्यू 10% की हो जाती है। अगर 10% की वैल्यू 160 है तो 5% तो 10 का हाफ होता है, तो 160 का हाफ कितना होगा 80 रुपए, यानी एक साल में आपको 80 मिलेगा, 6 साल के लिए अप्लाई करा है, अगेन आपका आंसर वही आ जाएगा 480। क्लियर है बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर है 9 इंटू 6 45 है, यानी 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 45 है। अब ये देखो कैसे आया है। फिर दूसरा इन्होंने लिखा 7 इंटू 4 है, ये आपका 33 आया है। फिर है 6 इंटू 4 है, ये आपको 20 आया है। तो पूछ ये रहे हैं 5 इंटू 3 किया जाए तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये x है और y है, या फिर नंबर ही ले लो। तो यहाँ पर क्या किया गया, 9 प्लस 6 यानी दोनों संख्याओं का सम मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के डिफरेंस से किया गया, तो आपको यहाँ पर 45 मिला। तो 9 और 6 ये 15 हो जाएगा, इंटू 9 माइनस 6 3 आएगा, तो 15 इंटू 3 करोगे तो आपको 45 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसको चेक करो, 7 प्लस 4, ठीक है, इंटू 7 माइनस 4, तो 7 प्लस 4 ये 11 बनेगा, इंटू 7 माइनस 4 3 बनेगा, तो 11 3 जा 33। आई होप लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आपको एज इट इज इसका कर देना है 5 + 3 × 5 - 3 कितना मिलेगा यहाँ पे 8 × 5 और 3 8 और 5 से 3 जाएगा 2 तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर यहाँ पर आपको 16 मिल जाएगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है, तो 16 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद पाद मतलब नीचे जो रखी है को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली है क्या, मान लेते हैं ये सड़क है। अब सड़क से एक तरफ बिल्डिंग इधर है, ठीक है, और एक तरफ बिल्डिंग यहाँ पर इधर है। अब ये कह रहा है कि जब हमने यहाँ पर सीढ़ी को लगाया, ध्यान से समझो, यहाँ पर हमने सीढ़ी को लगाया, ठीक है, ये है यहाँ पर, आपको सीढ़ी बना देते हैं। तो देखो यहाँ पर जब ये सीढ़ी लगी थी, ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है, ये तो आपको 13 मीटर दी गई है, और जो दीवार खिड़की थी वो कहाँ थी, वो 12 मीटर पे थी। तो अब मैं ये खिड़की हटाता हूँ, आपको एक्चुअल में बना के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये राइट एंगल बन जाएगा कि नहीं। आपको हाइपोटेनस यहाँ पर 13 है और यहाँ पर ये जो हाइट है वो 12 है, ठीक है, जो लंब बोलते हैं। ये आपको बेस यानी आधार की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मान लो पॉइंट आपका यहाँ पर ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी, या फिर हम ऐसे कर लें बी और सी। क्लियर। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस वाला अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है AC² = AB² + BC²। अब आपको यहाँ पर ए बी निकालना है, तो ए बी हमारा इधर आ जाएगा, बी सी माइनस हो जाएगा, यानी बी सी को इधर ले आओ। तो AB² = AC² - BC², ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए और सी है 13, 13 का स्क्वायर हम करेंगे तो 169 मिलेगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। माइनस बी सी कितना है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो ये आपका ए बी स्क्वायर है। अगेन यहाँ पर ए बी स्क्वायर = डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और हम यहाँ से एक तरफ से स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, रूट से बाहर निकालेंगे 5। ये बात अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 5। अब ये कह रहा है कि यही वाली जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी को दूसरी तरफ अगर रखा जाए, यानी कि इस तरफ रख दिया जाए, ठीक है, यही है, इसको यहां पर ऐसे लगा दिया जाता है तो सीढ़ी तो उतनी लंबी है 13 मीटर ही रहेगा। तो कहता है वो खिड़की की 5 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी कि आपका हाइट ये है 5। अगेन आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ भी आपको ये पता। तो अभी आपने जो ये किया है, जो फॉर्मूला लगाया, देखो डायरेक्ट करोगे। 13 का स्क्वायर 169 -5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 144। 144 को रूट करो, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये 12 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। पूछा क्या उसने, सड़क की चौड़ाई, और यही तो हमारी पूरी सड़क थी यहाँ से यहाँ तक। तो सड़क 12 + 5 यानी 12 + 5, आपका जो आंसर बनेगा सड़क है 17 मीटर चौड़ी। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। क्लियर हो रही होगी बात। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को, तो देखो जब कोई एक पुल है, इस पुल को कोई जब एक ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन जब इसको क्रॉस करती है, तो ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब यहाँ से ट्रेन ने स्टार्ट किया होगा, और जब ट्रेन पूरी यहाँ पर निकल गई होगी, यानी जब इसका ये लास्ट वाला हिस्सा निकला होगा तब, तो यहाँ पर जब भी कभी चाहे किसी टनल को पार करे, चाहे किसी पुल को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ प्लस, और यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है ब्रिज यानी पुल दिया गया है, ठीक है, तो ये ब्रिज है, इसकी टोटल लेंथ हमारी पार करनी होती है, जो कि आपको पार करने में इसका दिया गया समय कितना 10 सेकेंड, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड कितनी 90 किलोमीटर। अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 × 5/18 करते हैं मीटर पर सेकंड के लिए।
18 से यहाँ पर ये 5 और 5 का 5 मल्टीप्लाई, यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड में ट्रेन 25 मीटर जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब उसने टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। तो अगर हम करें यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, तो स्पीड आपकी यहाँ पर कितनी है, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड आपकी हो जाएगी यहाँ पर 25 इंटू टाइम है 10, तो यहाँ पर 25 इंटू 10 आपका आंसर आएगा 250। यानी ट्रेन ने उस 10 सेकेंड में 250 मीटर की दूरी कवर करी होगी, जिसमें से आपकी माइनस हो जाएगी, यानी कि जो आपका ट्रेन प्लस जो आपका ब्रिज है वो इक्वल टू है किसके, 250 के। तो यहाँ पर ट्रेन प्लस ब्रिज कितना है, 100 बराबर है 250 के। अगर हम ट्रेन की यहाँ पर बात करें तो 100 ये उधर माइनस हो जाएगा, तो ट्रेन की यहाँ पर लेंथ आ जाएगी कितनी, 150 मीटर। 150 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, बहुत अच्छे से हुई होगी क्लियर। नेक्स्ट, यानी आंसर आपका सेकेंड बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। यानी कि प्रेजेंट एज जो है इनकी, प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज इन दोनों की यहां पर है, ये है आपकी वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु जितनी भी होगी वहां से देखो नीचे की तरफ एरो का मतलब बाद में कितने, 7 ईयर, 7 साल बाद मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा कौन, मान लेते हैं ये विराट है और ये मोहिंदर है। तो विराट है वो कितना होगा, 2 गुना होगा, यानी 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, कह रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले की अगर हम बात करें यहां पर, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो मान लो अगर जो आपको यहाँ पर ये जो रेशियो दिया ही गया है 2/5, तो अगर हम विराट की एज 5 माने तो 2/5, यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि विराट यहाँ पर 5x और जो मोहिंदर होगा वो 2x -1 रहा होगा। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका है 2/5, यानी 5x का इंटू 2/5 करो तो 5 से 5 कैंसिल होगा और -1 है तो 2 इंटू एक्स ही हो जाएगा 2x, और ये -1 तो 2x -1 यहां पर आ गया। ये बात सबको क्लियर है। अब ओवरऑल अगर हम यहां पर देखें कि टोटल हमारा जो ईयर में गैप है यहां से यहां तक टोटल गैप कितना है, 7 और 5 12 ईयर का गैप है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम इस 5x में 12 ऐड कर दें, यानी आपका जो 5x प्लस 12 है और अपॉन 2x -1 प्लस 12 करें तो हमको रेशियो कितना मिल जाता है, ये देखो 12 साल बाद 2:1, यानी 2/1 का रेशियो होगा। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 5x प्लस 12 और नीचे वाला आपका बन जाएगा 2x -1 प्लस 12, मतलब 2x प्लस 11 बनेगा। ये बन जाएगा 2/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इधर 2 का नीचे, 1 का इधर करोगे तो ये आपका क्या बनेगा क्रॉस मल्टीपल में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो ये बनेगा कितना, 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कराओ 4x प्लस 11 2 जा 22, 5x x x एक इधर ले आओ तो 4x 5x, यानी यहाँ पर 5x माइनस 4x हो जाएगा तो बचेगा x, x बराबर कितना, ये 12 उधर आएगा माइनस, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें x से मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर कर दें तो ये कितना बन जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 इंटू 10 बराबर 50, और यहाँ पर 5 इंटू 10 इंटू 2 -1, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 -1, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 19। यानी 5 साल पहले विराट 50 साल का है और जो मोहिंदर है वो 19 साल का है। अब इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द विराट प्रेजेंट एज, विराट की प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 साल पहले अगर वो 50 है तो यहाँ 5 साल आएगा तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा 55, क्योंकि 5 साल उसकी एज बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 55, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाता है। एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ
देखो एक तस्वीर की तरफ देख रही है, अब तस्वीर में एक लड़की है, सीसा नामक एक लड़की ने, और सीसा भी एक लड़की है और लड़की की तस्वीर की ओर कर देख कह रही है। उसकी माँ मतलब जो तस्वीर वाली है, जो भी कोई लड़की है तस्वीर में, इसकी जो माँ है, ठीक है। अब मेरे उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती पुत्री, यानी सिसा कह रही मेरे नाना, तो सिसा के नाना यानी मान लो यहां पर समझिएगा, ये है सिसा, सिसा के नाना मतलब मम्मी के पापा ही तो होंगे, तो उसके नाना की इकलौती बेटी है। फिर से समझो, उसकी जो माँ है वो यहां पर नाना जी की इकलौती बेटी है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो है, ये सिसा, सिसा की ये है मम्मी, और उनके यानी उसकी इसकी जो माँ है वो मेरे नाना की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो ये वाली इकलौती बेटी है, यानी यहां पर हम एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, प्लस का साइन। तो ये नाना हो गए किसके, सीसा के नाना की इकलौती बेटी, और उनकी केवल एक बेटी है, यानी कंफर्म है ये सीसा ही है, ये यहां पर सीसा ही है। तो सीसा ये कह रही है अपनी ही फोटो को देख करके कि ये फोटो मेरी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है, उसकी जो माँ है उसकी मतलब फोटो वाली यानी मेरी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी मतलब मेरी मम्मी, और उनकी बेटी मतलब मैं, केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो डायग्राम इतना सही बनेगा, लेकिन घुमाया बहुत है। तो जो सीसा है, यहां पर सीसा लिख दिया, तो सीसा है वो तस्वीर से किस प्रकार समझ, अरे भाई वो तस्वीर सीसा की ही है, खुद की है, यानी सेल्फ, खुद की वो तस्वीर है, स्वयं की है, ठीक है। तो यहां पर आंसर देखते हैं कौन सा बनेगा, तस्वीर की लड़की खुद सीसा है, बिल्कुल सही, सेल्फ है। भांजी भतीजी बहन बिल्कुल नहीं, चाची रताती मुआ बिल्कुल नहीं है, जो भी है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो घूमना उसको पसंद है, यात्रा करना पसंद है, अगर उसने सारा घूमा है, यहां से निकलता है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद, इससे यात्रा को कोई संबंध नहीं है दोस्तों के साथ रहने, तो ये बिल्कुल नहीं निकलता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा देने के लिए, केवल फर्स्ट वाला ही सफिशियंट है। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है, मतलब नर्तक मीन्स डांसर, बेस्ट डांसर कौन है। तो देखो पहला दिया गया, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं, तो देखो ऑडिशन उसने सबसे ज्यादा दिए हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑडिशन की, ठीक है, जो यहाँ पर ऑडिशन हुए हैं, तो ऑडिशन के मामले में एक्स ने ज्यादा दिए हैं, वाई ने कम दिए हैं, तो यहाँ पर बेस्ट कौन हुआ, बोलो बेटर कौन है, यहाँ पर बेटर हो जाएगा आपका एक्स, तो पहले से आंसर आ जाएगा कि एक्स बेटर है। फिर दूसरा जो है परफॉर्मेंस के बेस पर है, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर एक्स और वाई में जो बेटर है वो कह रहा है वाई ने अधिक प्रदर्शन किए, तो यहां पर परफॉर्मेंस के बेस पर ये बेटर है, तो यहां से ये निकल के आता है कि वाई नर्तक बेहतर है, और यहां से निकल के ये आ रहा है तो यहाँ पर हमें कभी भी डेटा मैच नहीं करना होता है कि ऑडिशन के बेस पे आ रहा है या परफॉर्मेंस के, किसी भी बेस में आपका किसी भी उसमें आ जाए, इसमें आपका एक्स आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, यानी पहले से भी आपका आंसर आ रहा है एक्स और वाई में एक्स बेटर है, दूसरे वाले में एक्स और वाई में वाई बेटर है। तो यहाँ पर आइदर और वाली जो सिचुएशन होती है, यानी ओनली और ओनली वाली, केवल 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 पहला भी आंसर दे सकता है और केवल दूसरा भी आंसर दे सकता है। तो देखो अकेले कथन दो पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट अकेले अपर्याप्त है। अपर्याप्त कैसे भाई, दो अलग अलग सिचुएशन है, यहाँ पर नृत्य ऑडिशन दिए हैं और इन्होंने प्रदर्शन दिया है। हाँ ये जरूर हो सकता है, ऑडिशन देने से कुछ नहीं होता, प्रदर्शन करने से होता है, आपने प्रदर्शन किया है, तो फिर ऑडिशन से फिर गलत हो जाएगा। ऑडिशन का मतलब जैसे मान लो आप खुद ही हो, इंटरव्यू देने जाते हो, आपने 50 इंटरव्यू दिए, लेकिन एक बंदा है जिसने 2 ही इंटरव्यू दिए, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद वो अपनी जॉब कर रहा है बहुत अच्छी, लेकिन आप 50 इंटरव्यू देने के बाद भी आपके पास जॉब नहीं है, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उस बेस पे फिर ये आपका पहला वाला गलत हो जाता है। बिल्कुल सही यहाँ पर है इनका आंसर, तो यहाँ पर वही होगा, ओनली सेकंड है जो यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन सा होगा, ये बेहतर होगा। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट है यहाँ पर हंस और हंसों, यानी गूज और गीज, तो ये है आपका सिंगुलर, अगर हम बात करें ये सिंगुलर है, और ये आपका यहाँ पर हो जाता है प्लूरल, ठीक है, ये आपका बहुवचन है। तो यहाँ पर एक तरीके से सिंगल
एक एक हंस है तो हंस बोलेंगे, और हंसों का कोई एक ग्रुप है, मान लो यहाँ पर एक हंस है और यहाँ पर 50 हंस हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये 50 हंसों का ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर ये आ जाता है। अब इसी तरीके से ऑप्शन पे चलो, पतलून पतलूनों यानी पैंट पैंट्स, तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर और ये प्लूरल है। शर्ट्स और शर्ट, कमीजों कमीज, ये उल्टा हो गया, पहले यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर और बाद में प्लूरल आएगा, ये पहले प्लूरल और बाद में सिंगुलर, तो ये गलत। स्टॉक, यहाँ पर सॉक्स और यहाँ भी अगेन जैकेट जैकेट, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ आंसर कौन सा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें, तो खाली स्थान में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले इन्होंने 3 लेटर लिए, ये देखो, फिर इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पर @*2 यानी लास्ट से 3, इधर से 3, इधर से 3, फिर यहाँ पर डॉलर हैज और ई, डॉलर हैज ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो डॉलर आपका ये है, हैज ये है, ई ये है, यानी इस तरफ से एक एक को छोड़ते हुए, तो यहाँ पर जो सी से खत्म हुआ था वहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस, जो आपका ये एक्सक्लेमेशन का साइन है ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद एच आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी जो आपका आंसर बनेगा ये फैक्टोरियल या एक्सक्लेमेशन का साइन है, एच आएगा और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये है जो आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर अगर देखोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा सेकेंड। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो देखो सुबह का समय है, सुबह के समय ईस्ट में सूर्य होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, तो देखो किसी की भी छाया होती है, मान लो ये पर्सन है तो ईस्ट है तो इधर ही छाया पड़ेगी, अगर ये इधर आ रहा होगा तो भी इधर छाया पड़ेगी, ये इधर जा रहा होगा तो इसकी छाया इधर पड़ेगी, यानी कि छाया जो है आपकी, जो शैडो है वो वेस्ट डायरेक्शन में ही पड़ेगी। अब किसके सामने किसकी पड़ रही है, एक्स के सामने पड़ रही है, तो एक्स के सामने का मतलब जो वाई है, वाई इधर से आ रहा होगा तो वाई की शैडो एक्स इधर से आया, तो वाई की शैडो इसके सामने पड़ रही है, बिल्कुल है, यहीं पे इसके ऊपर पड़ेगी, उसके सामने पड़ रही है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब इसने पूछा एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो एक्स तो इस दिशा में देख रहा है, और ये दिशा कौन सी, सूर्य वाली है, सूर्य वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, यानी आपका आंसर बनेगा ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है इतनी बात, तो आपका यहाँ पर देखो ईस्ट पूर्व आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत इतना है, तो कक्षा में कुल कितने, तो देखो एलिगेशन यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, बॉयज, और आपको यहाँ पर दिया गया है गर्ल्स। बॉयज का रेशियो कितना है, किसी परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 12, यानी बॉयज का 12 है, गर्ल्स का कितना है 14, यहां पर ये 14 आ गया, और छात्रों मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिला करके, छात्र मतलब बॉयज एंड और वो स्टूडेंट, कुल प्राप्तांक है 13.1, जो कि दोनों के बीच में है, कुछ नहीं करो, क्रॉस डिफरेंस निकालो, 14 13.1 में 0.9 का डिफरेंस आएगा, 12 और 13 1 में 1.1 का आएगा, तो रेशियो बनाओगे तो ये रेशियो आपका बन जाएगा 9:11। इतनी बात क्लियर है, 9:11 के रेशियो में, तो देखो 9 वाली वैल्यू बॉयज कितने थे, 9:11 का रेशियो में है, तो यहाँ पर बॉयज तो 9 है, तो 9 वाली वैल्यू 9 है, तो 11 वाली वैल्यू कितनी होगी, 11, ये आपके बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, यानी कि बॉयज 9 और 11 गर्ल्स होंगे। टोटल स्टूडेंट की हम बात करें तो 11 + 9 टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल पूछा है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं ये वाली आकृति अगर बनाऊं तो इस आकृति में हमेशा याद रखना 1 2 3 4, 4 तो ये बन गए, और जितने बनते हैं उसका इंटू कर दो, यानी इस वाली आकृति में 8 आपके ट्रायंगल बनते हैं। कैसे बनते हैं और भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर जाओगे तो आपका देखो एक ये 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये देखो 6, 6 के बाद आपको यहाँ पर ये मिलेगा 7, और 7 के बाद आपको यहाँ पर एक ये मिलेगा 8। आई होप ये बात क्लियर है। 4 छोटे वाले हो गए, और दो दो को मिला के, दो ये मिला के एक बनेगा, इन दो को मिला के एक बनेगा, इन दो को मिला के एक बनेगा, इन दो को मिला के एक बनेगा। तो इस तरीके से टोटल 4 ये बड़े और 4 छोटे। तो देखो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 8 बनेंगे, 9 10 11 और 12,
तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 12 ट्रायंगल यहाँ पर बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटों में भरा जाता है। यानी 3 टैंकर हैं, ए है, बी है और सी है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। तो देखो, अगर टैंकर बी ए से 2 गुना तेज है, तो ए अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, और सी बी से 2 गुना है तो बी 2 है तो सी 2 गुना, मतलब ये हो जाएगा 4। इतनी बात क्लियर है। तो इन तीनों का अगर हम क्षमता ज्ञात करें तो तीनों की क्षमता कितनी है, 1 और 2 3 और 4 7, तीनों मिल करके किसी को भी भरते हैं और 10 घंटे में भर पाते हैं। तो यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 भर रहे होंगे, तो 7 इंटू अगर हम 10 करा दें तो टोटल हमको पता चल जाएगा 70 लीटर। 70 लीटर का वो टैंक होगा, ठीक है। अब 70 लीटर का ये टैंक है। अब इसके लिए बोला ये है कि स्विमिंग पूल है, उस टैंकर को ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। भाई 70 लीटर भरने के लिए ए तो 1 घंटे में 1 ही लीटर भरता है, तो 1 घंटे में 1 लीटर, 70 लीटर भरने के लिए आंसर कितना आएगा 17 आवर्स। 70 घंटे यहाँ पर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है और एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर क्या है, एक कहीं ना कहीं ये आपका कौन है, शंकु है, ठीक है। इसकी जो यहाँ पर ये त्रिज्या है, अब यहाँ पर जो इसने बात करी है, ये कह रहा है जिसके आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या तो ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसके हाइट का कितना है 1/3 है, तो ये तो होता है आर। अगर ये आर है और ये 1/3 है किसी का, तो ये हाइट कितनी रही होगी 3r। तो 3r का 1/3 करोगे तो आपको यहाँ पर आर ही तो मिलेगा, ठीक है। इतनी इतनी बात क्लियर है। यानी कि जो हाइट है वो हाइट हो जाएगी किसके 3r के बराबर, और यहाँ पर आर ये आपकी ये हो गई। इतनी बात क्लियर है। इतने के बाद कह रहा है कि जो शंकु का आयतन है वो गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध के आयतन के बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पर गोलार्ध का मतलब आधा, और यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, गोले के आयतन के बराबर है। गोलार्ध नहीं होगा, गोलार्ध का मतलब हो जाता है अर्धगोला, ठीक है, हेमीस्फेयर हो जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इन्होंने गलती करी है, यहाँ पर स्फेयर दिया गया है, गोला दिया गया। तो अगर हम बात करें जो आपका कौन होता है उसके आयतन बराबर है किसके, गोले के आयतन के। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु के आयतन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये होता है 1/1 एक मिनट, तो ये आपका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर है किसके, गोले के। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इधर भी आर है, इधर भी आर है, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये आर हमने यहाँ पर जो एच है, एच की जगह पे आप ये पुट करा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर इंटू में आ जाएगा आपका 3r, बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पर हम काट लेते हैं जो जो यहाँ पर चीजें कट जा रही हैं। तो देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, और इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, आर क्यूब इज इक्वल टू बचा 4/3 आर क्यूब। इसको भी यहाँ पर आर कर लो, ठीक है। तो इन दोनों की ये त्रिज्या है और इसकी हमने त्रिज्या आर ली थी, तो अब आपका रेशियो आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू किसके है 4/3 के। तो इन दोनों के अगर आप यहाँ से क्यूब हटाओगे तो दूसरी तरफ क्यूब रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन, यहाँ भी आपका क्यूब रूट लग जाएगा और ये 3। तो आपका जो आर अपॉन आर दोनों, ये आपका क्या था आर, स्मॉल आर, ये आपके आयतन की उसकी शंकु की त्रिज्या है, और ये गोले की त्रिज्या, बराबर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो 4 अपॉन यहाँ पर 3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में देखो ये क्यूब रूट 4 एंड क्यूब रूट 3। क्लियर बात सभी को।
किसी थैले में लाल और नीले रंग के दो गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। अब देखो ध्यान से समझो, रेड है बॉल और ब्लू बॉल है। जब कह रहा है ये 44 थी तो ये 36 थी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। यानी 36 से ये कितनी हो गई, 54। तो यहां पर अगर हम देखें तो रेशियो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 2 3 की रेशियो, यानी 2 वाली वैल्यू यहाँ पर 44 है तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। 2 वाली वैल्यू अगर 44 है, 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। एक वाली वैल्यू 22, 22 इंटू 3 66। तो यहाँ पर आपकी आंसर कितना आ जाएगा, 66 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे बाहर आपका पेंटागन है जिसमें 5 साइड और अंदर 6 हैं। यहाँ पर बाहर 4 हैं, अंदर 3 ही है, तो अंदर 1 कम है। यहाँ पर बाहर 3 अंदर 4, बाहर 4 अंदर 5। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी आपका संबंधित नहीं है, क्योंकि अंदर जो आकृति है बाहर आकृति से एक साइड ज्यादा वाली आकृति है। बाहर 5 है तो अंदर 6 है, ठीक है। यहाँ पर बाहर 4 हैं और ये 3 है। यहाँ पर बाहर 3 अंदर 4, बाहर 4 अंदर 5। तो यहाँ पर 45 34 56 ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। दिए गए वस्तुओं के समूह से संबंधित उचित शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द का चयन पहले देख लो, यहाँ पर ये मोबाइल, कंप्यूटर, ये आप देख रहे होंगे सीडी और ये कैमरा है। तो अब हम ऑप्शन अगर हम यहाँ पे दें तो ये चीजें क्या थी, फाइन आर्ट्स था, बिल्कुल नहीं। पिक्चर्स थे, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे टेक्नोलॉजी। कल्चर बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु धरित्री की आयु यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि जो यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 कम होगी। तो अगर मैं यहां पर, ये धरित्री है और ये यूनिस है, प्रेजेंट में यहां पर एज मान लेता हूं, ये प्रेजेंट है। अब लेकिन ये कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। धरित्री की आयु है वो यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। तो हम यहाँ पर यूनिस की जो आयु है वो हम मान लेते हैं एक्स है। तो धरित्री की आयु कितनी होगी, 2 गुना -8, 2 गुने से 8 कम है। और करें इन दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी दी गई है, 61 दी गई है। अगर वर्तमान में 61 है तो यहाँ पर 3 साल बाद धरित्री की 3 साल और 3 साल यूनिस की जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल एज कितनी हो जाएगी, 6 जुड़ के यहाँ पर हो जाएगी 67 ईयर, क्योंकि 3 इसकी एज 3 साल बाद और 3 साल बाद यूनिस की, तो यहाँ पर 6 साल इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सम दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2x - 8 प्लस x बराबर किसके है, 67 के है। तो यहाँ पर 2x और प्लस x ये बन जाएगा आपका 3x -8 67 हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 8 उधर प्लस हो जाएगा, 8 67 प्लस होगा तो ये 75 बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 25, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। तो यूनिस की 3 साल बाद की एज है 25 साल, और 25 इंटू 2 -8 करा दो तो यहाँ पर इनकी आ जाएगी कितनी, 42। 3 साल यानी प्रेजेंट में कितने रहे होंगे, 42 से 3 यहाँ पर माइनस कर दो तो यहाँ पर धरित्री की 39 रही होगी और इसकी यहाँ पर रही होगी 3 माइनस करके 22। पूछा क्या है उसने, धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है, 39 यहाँ पर है, और इनकी पूछता तो 22, किसकी, धरित्री की पूछा, 39 आपका आंसर हो जाएगा। मजदूरों के 2 प्रकार हैं, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा, यानी जो पहले प्रकार के हैं और दूसरे प्रकार के हैं, तो पहले प्रकार वाले 3 गुना तेज हैं। अब देखो जो जितना काम तेज करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहे हैं पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। तो पहले प्रकार के जो मजदूर हैं, वो एक मजदूर है वो 3 काम करता है। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एफिशिएंसी, तो यहां पर देखो मैन कितने हैं, मैन इनटू
डे इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल वर्क मिलेगा। तो यहाँ पर करो एम कितने, मैन कितने 12, कितने दिन 10 दिन, एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 120 इंटू 3 360, टोटल वर्क कितना हुआ 360। अब ये कह रहे हैं कि इसी कार को, यानी 360 काम है, इसी कार को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार वाले, यानी 4 अगर हम पहले प्रकार वाले लाएंगे तो यहाँ पर पहले प्रकार वालों की क्षमता 3 है, तो 4 इंटू 3 बराबर 12 काम होंगे। दूसरे प्रकार वाले कितने 8 हैं, तो दूसरे प्रकार वाले एक काम करते हैं, तो 8 इंटू 1 बराबर 8, तो दोनों मिलकर काम कितना 20 करेंगे। टोटल काम है 360, एक दिन में दो टोटल काम होगा 20, 2 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा टोटल कितने 18 दिन में सेम टास्क कंप्लीट हो पाएगा। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, कतई बिल्कुल गलत। हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए भाई, नीति में ईमानदारी नहीं होती है। आप पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप एक तरीके से ईमानदार रहिए, जो भी पॉलिसी बनाई गई है उसके प्रति आपकी ईमानदारी बनती है कि आप पॉलिसी को तोड़े नहीं, जो पॉलिसी है वो बनाओ। कि आपको कॉलेज में 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचना है, क्लास में 10 मिनट लेट से नहीं आना तो नहीं आना है, तो ये पॉलिसी एक बना दी गई है। तो ये बिल्कुल गलत, पॉलिसी कोई ईमानदारी थोड़ी होती है, पॉलिसी कभी ईमानदार हो, पॉलिसी ईमानदार हो तो कभी कोई मतलब ही नहीं बनता है, सारी पॉलिसी ईमानदार वाली बना दो, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ना तो पहला ना ही दूसरा, बिल्कुल गलत हो गया, दोनों गलत है। दिए गए बेनारक के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो देखो सर्किल है, ये आपका एथलेटिक्स है, और आपका ये रेक्टेंगल है, ये बॉयज हैं, ये आपका है डिसिप्लिन, ठीक है, ये आपका है क्रिकेट। अब लड़के एथलेटिक्स और क्रिकेट, यानी डिसिप्लिन आपको नहीं बताना है तो डिसिप्लिन वाले नंबर हटा दो। अब देखो कि इसको तो नहीं, अब इसमें भी बॉयज भी आने चाहिए, ये भी आने चाहिए, ये भी आने चाहिए, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये तो आपका एथलेटिक्स और बॉयज में आ रहा है, क्रिकेटर तो आया नहीं क्योंकि क्रिकेटर यहाँ पर है, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ सॉरी ये तो होएगा ही, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इस रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, तो आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा 3। तो 3 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो कोई संख्या आती है प्रतीक के पहले, तो देखो संख्या आपकी एक तो ये है, और एक ये है, और एक ये है, इसके बाद में कोई प्रतीक नहीं है, इसके बाद में लेटर है, इसके बाद में जरूर एक सिंबल है, तो इसके पहले जरूर एक संख्या आती है, तो आंसर हो जाएगा 1। एक ही ऐसा है जिसके सिंबल के पहले नंबर आता है। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल हैं वो सब्जियां हैं, ठीक है, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, तो कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, हम इसको नेगेटिव करा देते हैं, ये क्या नहीं है, खाद्य नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कह रहा है कुछ फल खाद्य नहीं है, देखो फल का खाद्य से कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो ये 50% है, तो गलत हो जाता, लेकिन ये आइदर और बनाता है, तो अगला भी हमको खाद्य और फल के बीच मिलना चाहिए, वो है नहीं, तो इसलिए मैं इसको गलत कर दूंगा। कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां फल हैं, ये बिल्कुल सही है। देखो ये वाली सब्जियां हैं, ये वाली जो कि ये फल के पास है, तो ये सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो, केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्लियर है बात। तो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। अगर आपको ये जो पेपर हमने कराया है, अगर आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छे से समझाया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, जिससे हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरीके से हम आपके एएलपी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे के सारे इसी चैनल पर, जितने क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के हैं सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करूंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आप हमारे साथ बिल्कुल बराबर जुड़े रहिए जब तक कि सारे ना हो जाएं, एग्जाम ना आ जाए। बाकी भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।